Hello students, in the ongoing lecture series on Dravya, in this lecture we will discuss about द्रव्य वर्गीकरण, द्रव्यों का कर्मात्मक एवं रचनात्मक वर्गीकरण mentioned in बृहत्तरई, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता and अष्टांग हृदय. Now remember that this is the most important question from your exam point of view, from your theoretical exam point of view, and of course in Viva. But in case of theoretical exam, this is the most important question in Dravya Guna subject. So you guys better focus on this very particular topic. We'll discuss about a comparative analysis. We'll discuss a schematic presentation, how to execute this question in your exam. So this lecture is more informative than conceptual. So let us focus. फर्स्ट ऑफ ऑल कर्मात्मक वर्गीकरण, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय का एक कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं. चरक संहिता में कर्मात्मक वर्गीकरण मेंशन किया गया है. सूत्र स्थान अध्याय 4 4th चैप्टर षड विरेचन शतश्रीत्य अध्याय में द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण है. पहले तो ये देख लें कि कर्मात्मक वर्गीकरण है क्या. कर्मात्मक वर्गीकरण है द्रव्यों का क्लासिफिकेशन on the basis of their pharmacological property, on the basis of their therapeutic property. So pharmacological और therapeutic base पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है संहिताओं में, कर्म के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो कर्मात्मक वर्गीकरण है. चरक संहिता में सूत्र 4, सुश्रुत संहिता में 38th चैप्टर और अष्टांग हृदय में 15th चैप्टर में कर्मात्मक वर्गीकरण मेंशन किया गया है अलग अलग संहिताओं में. एक ब्रीफ रिव्यू देखते हैं. चरक संहिता में सूत्र अध्याय 4 में 50 महाकषायों का वर्णन किया गया है. 50 महाकषाय, हर एक महाकषाय में 10 द्रव्य बताए गए हैं. अब ऐसा नहीं है कि 50 महाकषाय हैं और 10 द्रव्य हैं तो टोटल 500 द्रव्य हो जाएंगे. नहीं, जो टोटल द्रव्य बनते हैं, कुल द्रव्य बनते हैं, वो होते हैं 274. ऐसा इसलिए है क्योंकि एक महाकषाय में एक से ज्यादा द्रव्यों का वर्णन एक द्रव्य का वर्णन एक से ज्यादा महाकषाय में किया गया है. सीट हियर, एक द्रव्य एक से ज्यादा महाकषाय में वर्णित है, इसलिए जो संख्या बनती है वो 274 बनती है. आई गेस मुलेठी का वर्णन 11 बार, मुलेठी यष्टि मधु का वर्णन 50 महाकषाय में से 11 महाकषाय में किया गया है. इस तरह रिपीटिशन होने के कारण, एक ही द्रव्य का एक से ज़्यादा बार रिपीटिशन होने के कारण जो टोटल संख्या निकलती है वो 274 के आसपास बनती है. अदरवाइज 50 महाकषाय हैं और हर एक महाकषाय में 10 द्रव्यों का वर्णन किया गया है सूत्र 4 में. देन इन महाकषायों का नामकरण किस बेस पे किया गया है. देख लें कि महाकषाय का नामकरण महाकषाय में वर्णित द्रव्यों के मुख्य कर्म के आधार पर किया गया है कि ये जो 10 द्रव्य हैं इनका मुख्य कर्म क्या है, इनका प्रधान कर्म क्या है, मेन थेरेपेटिक एक्शन क्या है. एग्जाम्पल के लिए लेखनीय महाकषाय का वर्णन है, ऐसे द्रव्य जो कि लेखन कर्म करने वाले हैं प्रधानतया. फिर शोथहर महाकषाय का वर्णन किया गया है जिसमें 10 मूल के द्रव्य लिखे गए हैं जो कि शोथहर होते हैं. देन जुरग्न महाकषाय, ऐसे 10 द्रव्यों का वर्णन जो कि जुरग्न फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी जुरग्न रखते हैं. तो इस तरह से महाकषाय का जो नामकरण है वो प्रधान कर्म के अकॉर्डिंग किया गया है चरक संहिता में. महाकषाय का नामकरण युक्तिपूर्वक एवं एक से ज़्यादा कल्पना निर्माण संभव. इसको समझिए कि शब्द महाकषाय क्यों दिया गया. कषाय का एक अर्थ कल्पना से भी लिया जाता है. तो यहाँ जो 10 द्रव्य एक महाकषाय में वर्णित किए गए हैं, इनसे एक से ज्यादा कल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए भी इनको महाकषाय का नाम दिया गया है. और इन महाकषायों में मुख्यतः औषध द्रव्यों का समावेश किया गया है. जैसे जो द्रव्य कर्मात्मक वर्गीकरण में दिए गए हैं वो आहार द्रव्य मेंशन ना करके औषध द्रव्य पे फोकस किया गया है और उसके अकॉर्डिंग ये वर्गीकरण किया गया है. अगर सुश्रुत संहिता का एक ब्रीफ रिव्यू देखें तो 38th चैप्टर में सूत्र स्थान 38th चैप्टर में 37 गण 37 गणों का वर्णन किया गया है. जिस प्रकार चरक संहिता में महाकषाय कहा गया,
ठीक उसी तरह सुश्रुत संहिता में कर्मात्मक वर्गीकरण में जो ग्रुपिंग की गई है, जो क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको गण के नाम से कहा गया है। चरक संहिता में 50 महाकषाय बताए गए थे, सुश्रुत संहिता में 37 गण वर्णित किए गए हैं। देखें कि गण में वर्णित द्रव्यों की संख्या एक समान निर्धारित नहीं, अर्थात जिस तरह चरक संहिता में 50 महाकषाय थे और हर महाकषाय में 10 ही द्रव्य दिए गए थे, न 10 से कम है न 10 से ज्यादा है, 10 ही हैं। लेकिन सुश्रुत संहिता में जो 37 गण बताए गए हैं वहाँ संख्या निर्धारित नहीं है, वहाँ संख्या वेरी करती है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। चरक संहिता की तरह संख्या निर्धारित नहीं है। ये भी एक भेद चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के कर्मात्मक वर्गीकरण में एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो देखा जा सकता है। फिर गणों का जो नामकरण है वो प्रधान द्रव्य के आधार पर दिया गया है। हमने चरक संहिता में डिस्कस किया कि महाकषाय का नामकरण प्रधान कर्म के अकॉर्डिंग, प्रधान कर्म के बेस पे दिया गया, लेकिन गणों का जो नामकरण है, सुश्रुत संहिता में जो गण वर्णित हैं उनका जो नामकरण है वो प्रधान द्रव्य के अकॉर्डिंग दिया गया है। प्रधान द्रव्य का गण में सर्वप्रथम वर्णन और प्रधान द्रव्य जो है उसको गण में सर्वप्रथम वर्णित किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे सुरसादिगण, काकोल्यादिगण और आरगवदादिगण। आरगवद प्रधान द्रव्य, तो प्रधान द्रव्य के अकॉर्डिंग ही गण का नामकरण कर दिया गया है, आरगवदादि गण। जबकि चरक संहिता में जो नामकरण है वो प्रधान कर्म के हिसाब से किया गया है। देखिए कि एक द्रव्य एक से ज्यादा महाकषाय में वर्णित, ठीक ऐसा ही जैसा चरक संहिता में भी है। मुख्यतः औषध द्रव्यों का ही समावेश किया गया है और गण का जो अर्थ निकलता है वो समूह है। तो महाकषाय कहें चाहे गण कहें, समूह तो द्रव्यों का ही है, पर जो डिफरेंस है, कंपैरेटिव एनालिसिस है, वो देख लेते हैं। फिर बृहत्तरी में जो तीसरा ग्रंथ है अष्टांग हृदय, सूत्र स्थान अध्याय 15 में कर्मात्मक वर्गीकरण किया गया। यहाँ पे 33 वर्ग कहे गए, 33 वर्ग, न महाकषाय न गण। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता से कंपाइल करके अष्टांग हृदय का निर्माण किया गया है, एक तरह से हम ऐसा भी कहते हैं। तो जो एक रिफाइंड फॉर्म है वो अष्टांग हृदय हो जाती है, ऐसा कुछ वैद्य मानते हैं। वहाँ उन्होंने 33 वर्ग का वर्णन किया है। इन वर्गों का क्लासिफिकेशन कैसे है कि जो पहले 4 वर्ग हैं वो वमन, विरेचन, निरूहण और शिरोविरेचन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किए गए हैं। यहाँ ऐसे द्रव्यों का वर्णन है जो वमन, विरेचन, निरूह और शिरोविरेचन में थेरेपेटिकली यूज होते हैं। उसके बाद 3 वर्ग किए गए हैं दोषों के अकॉर्डिंग, प्रधान दोष के अकॉर्डिंग, किस दोष का शमन करने वाले द्रव्य हैं, तो वात संशमन, पित्त और कफ संशमन, इसके अकॉर्डिंग 3 वर्ग फिर बनाए गए हैं। ऐसे टोटल 7 वर्ग हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो हैं, सबसे पहले चरक संहिता से जीवनीय गण पिक किया गया है। तो चरक संहिता से उद्धृत जीवनीय महाकषाय से जीवनीय गण कहा गया है। 10 वही द्रव्य जो कि चरक संहिता का जो पहला महाकषाय है जीवनीय, उसी से उठा के जो 10 द्रव्य हैं उनको जीवनीय गण के नाम से क्लासिफाई किया। और ऐसे ये टोटल 8 हो जाते हैं। प्रथम 4 वमन, विरेचन, निरूह, शिरोविरेचन, फिर 3 वर्ग वात, पित्त, कफ संशमन, और उसके बाद जीवनीय गण, जीवनीय महाकषाय चरक से लिया गया। और उसके बाद जो 25 वर्ग बचते हैं वो सुश्रुत संहिता में वर्णित गणों से लिए गए हैं। यहाँ भी मुख्यतः औषध द्रव्यों का ही समावेश है और जीवनीय वर्ग का नामकरण प्रधान कर्म से तथा शेष 25 वर्ग का नामकरण प्रधान द्रव्य के आधार पर किया गया है, जिसको हम चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी अभी डिस्कस करके आए हैं। तो इस तरह से ये एक स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन है, ये इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं तो एक कंपैरेटिव डेटा आपके पास है जिसको कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हैं, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर अगर रचनात्मक वर्गीकरण की अगर बात करें तो फिर वैसे ही चरक संहिता में सूत्र स्थान अध्याय 27 अन्नपान विधि अध्याय में वर्णन किया गया है। यहाँ मुख्यतः
आहार द्रव्यों का वर्णन है। जैसा कि हमने बात की कि कर्मात्मक वर्गीकरण में मुख्यतः औषध द्रव्यों का वर्णन है, यहाँ मुख्यतः आहार द्रव्यों का वर्णन किया गया और आहार द्रव्यों को मुख्यतः 12 वर्गों में विभाजित किया गया है। इन सब के बारे में हम डिटेल लेक्चर फिर बनाएंगे। यहाँ एक कंपैरेटिव एनालिसिस है तो उसको देख लेते हैं कि 12 वर्ग कौन कौन से हैं। शुक धान्य वर्ग है जिसमें शालियव, गोधूम इत्यादि का वर्णन किया गया है। मैं एग्जाम्पल छोड़ दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। तो जो 12 वर्ग हैं वो हैं शुक धान्य वर्ग, शमी धान्य वर्ग, मांस वर्ग। मांस वर्ग के बाद उसको और 8 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। फिर शाक वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग, मध्य वर्ग। मध्य वर्ग का मेंशन किया गया है। जल वर्ग, गोरस वर्ग, इक्षु वर्ग। गुड़, शर्करा इत्यादि का वर्णन किया गया है। इक्षु वर्ग में ही मधु का वर्णन भी किया गया है। ये पॉइंट याद रखेंगे कि इक्षु वर्ग में ही मधु का वर्णन भी किया गया है। शहद, मधु का वर्णन किया गया है। कृतान्न वर्ग और आहार उपयोगी वर्ग, इस तरह से इनके एग्जाम्पल देख लेंगे। और इस तरह से आहार द्रव्यों के 12 वर्ग चरक संहिता सूत्र स्थान 27 में वर्णित किए गए हैं। फिर सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में आहार द्रव्यों को द्रव और अन्न में वर्णित किया गया है। द्रव द्रव्य और अन्न द्रव्यों के हिसाब से पहले क्लासिफाई किया गया है। तो सूत्र स्थान 45th चैप्टर 45वें अध्याय में पहले द्रव द्रव्यों का वर्णन किया गया है और द्रव द्रव्यों के 10 वर्ग मेंशन किए गए हैं। जल वर्ग, क्षीर वर्ग, दधि वर्ग, तक्र वर्ग, घृत वर्ग, तैल वर्ग, मधु वर्ग, इक्षु वर्ग, मध्य वर्ग और मूत्र वर्ग। मधु वर्ग का वर्णन किया गया है जबकि चरक संहिता में इक्षु वर्ग में ही मधु को सम्मिलित कर लिया गया है। यहाँ क्षीर वर्ग, दधि वर्ग, तक्र वर्ग, इनका अलग अलग वर्णन किया गया है। तैल वर्ग, मूत्र वर्ग का अलग अलग वर्णन किया गया है। चरक संहिता के रचनात्मक वर्गीकरण में ऐसा नहीं है। फिर सूत्र 46 में अन्नपान विधि अध्याय में अन्न द्रव्यों के 13 वर्ग फिर से किए गए हैं। शाली वर्ग, कुधान्य वर्ग, वैदल, मांस, शाक, फल वर्ग, पुष्प वर्ग, कंद वर्ग, लवण, क्षार, धातु, रत्न वर्ग और कृतान्न वर्ग। इस तरह से सुश्रुत संहिता में आहार द्रव्यों को द्रव और अन्न द्रव्यों में विभाजित किया गया। द्रव द्रव्यों के 10 वर्ग अलग से मेंशन किए गए और अन्न द्रव्यों के 13 वर्ग अलग से मेंशन किए गए हैं। यहाँ एक बात हम डिस्कस कर लें कि जो रचनात्मक वर्गीकरण है, यहाँ रचनात्मक वर्गीकरण का अर्थ है कि क्लासिफिकेशन किया गया मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेस पे। रचना, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है वो रचनात्मक वर्गीकरण कहा गया है। और जो आहार द्रव्यों का वर्गीकरण किया गया या आहार और अन्न द्रव्यों का वर्गीकरण किया गया वो इसीलिए मॉर्फोलॉजी, प्रिंसिपल फोकस जो है वो मॉर्फोलॉजी पे रखा गया। शायद इसीलिए इन्होंने द्रव और अन्न द्रव्यों को अलग अलग से वर्णित करने का प्रयास किया है। इसके बाद अष्टांग। अष्टांग की बात करें तो अष्टांग में भी द्रव और अन्न द्रव्यों का वर्णन अलग अलग किया गया। सूत्र स्थान अध्याय 5 में द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय का वर्णन किया गया और द्रव द्रव्यों के 5 वर्ग विभाजित किए गए। जल, क्षीर, इक्षु, तैल और मध्य वर्ग। फिर सूत्र 6 अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय में अन्न द्रव्यों के 6 वर्गों का वर्णन किया गया। शूक धान्य, शिंबी धान्य, कृतान्न वर्ग, मांस वर्ग, शाक वर्ग और फल वर्ग। इस तरह से अष्टांग हृदय का द्रव और अन्न द्रव्यों का विभाजन है। यहाँ एक बात ये ध्यान रखनी है कि अष्टांग हृदय में 7 औषध वर्गों का वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में, अध्याय 6 में 7 औषध वर्ग का वर्णन भी किया गया है। और औषध वर्ग अष्टांग हृदय की मौलिक देन है, ये यूनिक है। ये चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन, औषध वर्ग का वर्णन अलग से नहीं मिलता है। अष्टांग हृदय में 7 औषध वर्गों का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से
कर्मात्मक और रचनात्मक वर्गीकरण को चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में एक तुलनात्मक दृष्टि से कंपैरेटिव एनालिसिस की तरह समझा जा सकता है, एग्जाम में अटेम्प्ट किया जा सकता है, ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ऑब्टेन की जा सकती है। होप कि दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल।